हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आपका गुरु आस्था कोचिंग कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम कई दिनों से प्रकाश के परावर्तन अध्याय को पढ़ रहे हैं और आज ये हमारा पांचवा दिन है। ठीक है, और आज की क्लास में हम देखेंगे इस क्लास में उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, पिछली वीडियो में हमने उत्तल लेंस से संबंधित जो नियम था उसको हमने पढ़ लिया था। आज का जो वीडियो हमारा है उत्तल लेंस से संबंधित प्रतिबिंब का बनना। ठीक, तो जो कल की वीडियो में हमने आपको बताया था उत्तल लेंस का नियम, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको पहले समझेंगे, फिर उसके बाद उत्तल लेंस के द्वारा हमारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देखा जाएगा। ठीक है, तो पहला नियम था कि जब वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर यानी सीधी जाएगी तो लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात F2 से होकर गुजरेगी। ठीक, दूसरा नियम हमारा था जब वस्तु सीधे F1 से होकर लेंस तक पहुंचेगी। ठीक है, जब यह वस्तु ये जो प्रकाश किरण है, यह प्रकाश किरण F1 से होते हुए लेंस तक पहुंचेगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम आपको बताया गया था कि जब प्रकाश किरण आपका O बिंदु से यानी प्रकाशीय केंद्र O से गुजरती है तब वह सीधा निकल जाती है बिना किसी विचलन के। ठीक, तो यह हमारे 3 नियम आपको कल की वीडियो में बता दिए गए थे और आज की वीडियो में इन 3 नियमों के अनुसार हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। ठीक, तो देखो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें आपके टोटल 6 प्रतिबिंब बनते हैं। पहला स्थिति उसका हम देखते हैं। पहला स्थिति क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका साइज जो होता है काफी बड़ा होता है और अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर चलती है। ठीक है, तो यह हमारी अनंत पे रखी हुई वस्तु है और यहां से जितनी भी प्रकाश किरणें चलेंगी वो सब की सब एक दूसरे के समांतर चलती हैं। ठीक, तो यह हमारी पहली प्रकाश किरण जो कि हेड पॉइंट से एकदम सीधी जा रही है और यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। और हमने अभी रूल क्या पढ़ा कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है लेंस से अपवर्तन के पश्चात F2 पॉइंट से होकर गुजरती है। ठीक, तो यह जो प्रकाश किरण है यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद F2 से होकर गुजरेगी। कुछ इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा इसको। यह लेंस से अपवर्तित होने के बाद F2 से होकर गुजरेगी। फिर उसके बाद हम दूसरी प्रकाश किरण को लेंगे। दूसरी प्रकाश किरण अनंत से ही आ रही होगी और अनंत से जितनी भी प्रकाश किरणें आती हैं सब की सब मुख्य अक्ष के समांतर या फिर कह सकते हैं एक दूसरे के समांतर ही आती हैं। तो यह दूसरी प्रकाश किरण है जो कि अनंत से आ रही है और अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा एक दूसरे के समांतर आती हैं। तो यह पहली प्रकाश किरण, यह दूसरी प्रकाश किरण। यह दूसरी प्रकाश किरण भी देखो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती है? रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाती है F2 से होकर पास करेगी। तो इसको क्या करते हैं हम कि इस प्रकाश किरण को F2 से इस प्रकार से पास करा देते हैं। ठीक, यह प्रकाश किरण हमारी F2 से पास हो गई। अब देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है और प्रतिबिंब का आकार कैसा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहां बना होगा? देखो ये दोनों लाइन एक दूसरे को F2 पर काट रही हैं, तो प्रतिबिंब कहां पर बना है बच्चा? F2 पर। प्रतिबिंब की प्रकृति हमने पिछले वीडियो में बताया था, यदि गाढ़े लाइनों से एक दूसरे को काटेंगी तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। यदि डॉट 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 लाइन से एक दूसरे को काटेंगी तो प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा बनता है। ठीक, तो यहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को गाढ़े लाइनों से काटी हैं तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब देखो कैसा बना है बच्चा? मुख्य अक्ष से ना तो ऊपर गया है ना तो नीचे, सीधे मुख्य अक्ष पर है। इसका मतलब प्रतिबिंब जो है एकदम F2 पर ही जाकर बना है और F2 पर बना है कैसा? बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार
का। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। यह पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर या दूसरी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दोनों समांतर हैं तो F2 से दोनों पास करेंगी। F2 पर जाके एक दूसरे को इन्होंने काट लिया और जहां पर काटेंगे वहीं पर बनता है इसका प्रतिबिंब। तो F2 पर काटी है तो F2 पर बन गया प्रतिबिंब। वास्तविक और उल्टा बना है प्रतिबिंब। बिंदु का आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बिंदु के आकार के जैसा। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपनी दूसरी स्थिति को। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या बोली गई है कि जब वस्तु जो है अनंत तथा 2F1 के बीच में हो, या तो हमारा F1 होता है या हमारा 2F1 होता है, या हमारा O पॉइंट या F2 और या 2F2 होता है। वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रख रहे हैं। ठीक, तो पहला रूल इसको फॉलो करवाते हैं। पहला रूल क्या बोलता है? जब प्रकाश किरण इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर जाए, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण F2 से पास करती है, तो इसको F2 से इस प्रकार से पास करा दो। ठीक, दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम यह कहता है कि कोई प्रकाश किरण F1 से पास करे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या फिर हम क्या करें, इसको O से पास कराएं तो यह सीधी निकल जाती है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा नियम इस पे अप्लाई करवा देते हैं। दूसरा नियम क्या है हमारे पास कि इसको यदि हम F1 से पास कराएं, इस लाइन को इस F1 से पास कराएं, तो F1 से पास करने वाली जो लाइन है वह लेंस से अपवर्तित होकर होगा क्या, यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद यह आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ जाती है। ठीक, और यह दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। जिस बिंदु पर काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा बच्चा, इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो जहां पर ये एक दूसरे को लाइन काटी है यहीं पर क्या बनेगा, इनका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार को। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। प्रतिबिंब कहां पर बना है, इस बिंदु पर। यह बिंदु है कहां पर, F2 और 2F2 के बीच में। तो यहां पर लिख देंगे F2 तथा 2F2 के बीच। ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो देखो ये दोनों की दोनों गाढ़े लाइनों से एक दूसरे को काटी हैं। जब गाढ़े लाइनों से काटेंगी तो हमेशा कैसा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक, तो यहां पर ये दोनों की दोनों एक दूसरे को गाढ़े लाइनों से काट दिए हैं, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन जाएगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, यहां देखो वस्तु बड़ी है और इसका प्रतिबिंब जो है छोटा बना है। वस्तु बड़ी है और इसका जो प्रतिबिंब है वह छोटा बना है। तो इसी चीज को हम लिखेंगे, यहां देखो वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब इसका थोड़ा सा छोटा बना है, तो यहां पर लिख देंगे प्रतिबिंब के आकार में वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। ठीक, इस बात को नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं अपनी स्थिति नंबर 3 को। ठीक है, स्थिति नंबर 3 को ध्यान दीजिएगा। क्या बताया गया है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, 2F1 का मतलब क्या, अब की बार वस्तु यहां पर रखी जानी है। ठीक है, अब की बार वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, इस 2F1 पर रख दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारी वस्तु है, इसको हमने 2F1 पे रख दिया। अब देखो हमने क्या बोला था, आप वस्तु को कहीं पर भी रखो, पहला जो रूल होगा वह रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक, तो पहली प्रकाश किरण जो होगी इसके हेड पॉइंट से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक, तो यह प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर गई, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण F1 से होके पास करती है। यह मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण F1 से होके पास की। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, अब दूसरी प्रकाश किरण, इसको क्या करते हैं, या तो F1 से पास करा दे रहे हैं रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, या फिर प्रकाशीय केंद्र O से पार करा दे रहे हैं रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए रूल नंबर 2 को ही अप्लाई कर रहे हैं बार बार, तो रूल नंबर 2 को ही अप्लाई कर देते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, F1 से रूल पास कराना है लाइट को, तो इसको क्या करते हैं, हम F1 से पास करा रहे हैं। यह हमारी दूसरी प्रकाश किरण, और यह दूसरी प्रकाश किरण कहां से पास हो रही है,
F1 से। अब जब यह F1 से पास करेगी तो लेंस से होगा इसका अपवर्तन, और अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यह पहली प्रकाश किरण हमारी इस प्रकार से चली गई, यह दूसरी प्रकाश किरण इस प्रकार से चली गई। दोनों की दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, और जहां पर काटती हैं बच्चा वहीं पर क्या बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो यहां पर एक दूसरे को इन्होंने काट लिया, तो यहीं पर क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब। और यह जो बिंदु था क्या था हमारा, 2F1। ठीक, तो अब देखना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर बना है, 2F1 पर, तो यहां पर लिख देंगे 2F1 पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, गाढ़े लाइनों से काट दिया है क्या, यदि गाढ़े लाइनों से काटेगा तो वास्तविक और उल्टा बनता है, तो यहां पर गाढ़े लाइनों से काटा है तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक, इसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है, देखो जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा हमारा प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु के आकार का, तो यहां पर लिख देंगे प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। ठीक, यह बात क्लियर हो गई होगी पूरी, फिर से सुन लीजिए। स्थिति क्या थी, जब वस्तु 2F1 पर हो, तो यानी यहां पर हो, तो पहले F1 पे रखने के बाद पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण F1 से पास करती है। दूसरा रूल, यदि दूसरा रूल क्या है, दूसरी प्रकाश किरण F1 से पास की है, F1 से पास करने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काटी, इस लाइन को जब हमने मिलाया तो यही 2F1 पर यह लाइन मिलती हुई दिखाई दी, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, 2F1 पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो गई, वास्तविक और उल्टा हो गया, और साथ में प्रतिबिंब का आकार कैसा हो गया, वस्तु के आकार का। यह बात अब क्लियर हो गई होगी, नोट कर लीजिए इस बात को। अब हम देखते हैं जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहां बनता है। अगली स्थिति हमारी है स्थिति नंबर 4, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच हो, तो 2F1 और F1 के बीच में हम वस्तु को लाके इस प्रकार से रख दे रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है। तो हमने क्या बताया कि आपको पहला रूल फॉलो करवा देना है पहली प्रकाश किरण के लिए, चलो फॉलो करवा देते हैं। पहला रूल क्या होता है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह लेंस से अपवर्तित होकर F2 से पास करती है। ठीक, ये F2 से पास कर गई लाइन। और दूसरा रूल हमको क्या पता है, दूसरा रूल चाहे यह वाला लगा लो चाहे यह वाला लगा लो, हम हमेशा यही लगाते आ रहे हैं तो इसी को लगा लेंगे। आपकी इच्छा हो तो तीसरे रूल को भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो दूसरा रूल क्या बोलता है कि जब प्रकाश किरण F1 से पास करे, जब प्रकाश किरण F1 से इस प्रकार से पास करे तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसको F1 से इस प्रकार से पास करा दे रहे हैं, और F1 से पास करने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और इन दोनों ने एक दूसरे को यहां पर काट लिया। अब चलिए देखते हैं कि हमारी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार कैसा है। देखो, यह पहली प्रकाश किरण थी, लेंस से अपवर्तन के बाद F2 से पास हुई। यह दूसरी प्रकाश किरण थी जो कि F1 से पास करती थी, और F1 से पास करने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर कर दिया। अब मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद यह पहली प्रकाश किरण या दूसरी प्रकाश किरण एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है, जहां काटेंगी वहीं पर इनका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखते हैं प्रतिबिंब कहां बना है। प्रतिबिंब की स्थिति हमको लिखनी है, प्रतिबिंब कहां बना है, 2F2 के पीछे। यहां पर क्या लिख देंगे, 2F2 के पीछे। ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, एक दूसरे को गाढ़े लाइनों से काटे, तो गाढ़े लाइनों से काटते हैं तो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, देखो वस्तु छोटी सी, प्रतिबिंब बड़ा है, वस्तु छोटी सी है और प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा।
वस्तु से बड़ा। ठीक, यह तीन बातें हैं, फिर से सुन लीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बना है 2F2 के पीछे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, गाढ़े लाइनों से एक दूसरे को काट दिया है, गाढ़े लाइनों से काटेंगे तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब का आकार कैसा है, देखो वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है, तो प्रतिबिंब का आकार हो जाएगा वस्तु से बड़ा। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है, जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। हमारी अगली स्थिति है जब वस्तु F1 पर हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, स्थिति नंबर 5 हमारा है जब वस्तु F1 पर हो, यानी अब वस्तु को कहां पर रखना है, F1 पे रखना है। तो हम क्या करना है, ये हमारी वस्तु है और इसको हमने F1 पे रख दिया। फिर अब क्या करना है, हमको वही काम करना है, हमको पहला रूल, पहली वाली प्रकाश किरण को फॉलो करवाना है। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। ठीक, ये हमारी पहली प्रकाश किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण वो हमेशा F2 से पास करती है। क्या देखिएगा रूल नंबर 2 को, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये कहां से पास करेगी, F2 से। ठीक, यह हमारी पहली प्रकाश किरण। अब क्या करते हैं, दूसरी प्रकाश किरण को चाहे इसको फॉलो करवा दे चाहे इसको फॉलो करवा दे, यही हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा कि दूसरी प्रकाश किरण को यहां से तो पास करवा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, यह दूसरा रूल तो हमारा इसमें लग नहीं पा रहा है, तो क्या करते हैं, हम तीसरे रूल को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास तीसरा रूल भी तो है। तीसरा रूल क्या बोलता है, यदि प्रकाश किरण O से पास करे तो वह सीधा निकल जाता है। चलिए निकालते हैं इसको। यह हमारी दूसरी प्रकाश किरण है जो कि O पॉइंट से पास कर रही है, और O पॉइंट से पास करने वाली प्रकाश किरण बिना अपना रास्ता बदले सीधा चली जाती है। ठीक, कोई दिक्कत, फिर से सुनिएगा। यह हमारी पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, F2 से होकर पास करेगी रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। और यह हमारी दूसरी प्रकाश किरण O से पास कर रही है, O से पास करने वाली प्रकाश किरण सीधे निकल जाती है। ठीक, अब देखते हैं कि इनका प्रतिबिंब कहां कहां बनता है, यह हमारा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनती है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिबिंब की स्थिति देखो, यह दोनों की दोनों लाइन पैरेलल जा रही हैं, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। और जब दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर जाएंगी तो यह दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी काटती नहीं। जैसा आप जानते हो कि समांतर लाइनें एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो हम यह मान लेते हैं कि ये जो समांतर लाइनें हैं एक दूसरे को अनंत पे जाके कहीं ना कहीं पर काटेंगी। ठीक, तो इन लाइनों को हम मानेंगे, यह लाइन कहीं ना कहीं जाके अनंत पे एक दूसरे को काट लेंगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर हो जाएगी बच्चा, अनंत पर। अनंत पर, क्योंकि मानते हैं कि अनंत पे काटेंगी और अनंत पे काट रही हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब है अनंत पे बनेगा। ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, हमने कुछ देर पहले बताया कि अनंत पे रखी हुई वस्तु काफी बड़ी होती है, तो इसका जो प्रतिबिंब है अनंत पे बन रहा है। और जब अनंत पे बन रहा है तो अनंत पे जब प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका जो प्रकृति होगा कैसा होगा बच्चा, कहीं ना कहीं अनंत पे जाके काटेगा ही, इस प्रकार से काटेगा। जब काटेगा तो हमारा जो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला कि यह जो लाइनें हैं हम यह मान के चलते हैं कि अनंत पे जाके एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट सकती हैं। तो अनंत पे जाके यह लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, और जब काटेंगी तो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ के गाढ़े लाइनों से काटेंगी। और गाढ़े लाइनों से काटने का मतलब क्या, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब के आकार को। हमने बताया था कि जो अनंत पे रखी हुई वस्तु होती है वो काफी बड़ी होती है। ठीक, तो वहां पर जो अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा वो भी काफी बड़ा होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, अत्यधिक बड़ा। अत्यधिक बड़ा। ठीक, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, अनंत पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, अत्यधिक बड़ा। ठीक, जल्दी से इस बात को नोट कीजिएगा। अब हम देखते हैं अपनी अगली स्थिति को। अगली स्थिति हमारी क्या है
जब वस्तु F1 और O के बीच हो, यानी वस्तु को F1 और O के बीच में रखना है। तो यह हमारी वस्तु F1 और O के बीच में स्थित है। हम क्या करते हैं, इस पे इन 3 नियमों में से कोई 2 नियम फॉलो करवा देते हैं। ठीक, तो देखिए जहां ध्यान से, पहला रूल हमारा क्या है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह लेंस से अपवर्तित होती है और अपवर्तित होने के बाद F2 से पास करती है। ठीक, और दूसरी प्रकाश किरण, दूसरा रूल क्या है, F1 से इसको पास कराना है। F1 से तो पीछे की ओर जाएगी नहीं, हम क्या करते हैं, दूसरा रूल अप्लाई, दूसरा को छोड़ के तीसरे वाले को अप्लाई कर देते हैं। तीसरा वाला अप्लाई करने पर हमको क्या पता चलता है, जब प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से पास करती है तब यह सीधी इस प्रकार से आगे बढ़ जाती है। अब देखो यह लाइन जो है इधर को जा रही है, यह लाइन नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब यह दोनों की दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी एक दूसरे को आगे नहीं काटेंगी। ठीक है, यानी जैसे जैसे यह दोनों की दोनों लाइन आगे बढ़ेंगी इनके बीच की दूरी बढ़ेगी और यह दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे को आगे कहीं पर काटेंगी नहीं। इसके वजह से हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइनों को एक बार पीछे की तरफ बढ़ा के देखते हैं। ठीक, और जब भी पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो इन लाइनों के साथ हम लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं और जबरदस्ती की हुई लाइनों को हम डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये हमने इस लाइन को पीछे की ओर बढ़ाया, सीधा जा रहा है कि नहीं। ठीक, ये हमारी पहली प्रकाश किरण जो पीछे की ओर गई है। यह दूसरी प्रकाश किरण, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। और ये दोनों की दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, चलिए, और जहां पर काटेंगी वहीं पर क्या बनेगा बच्चा, इनका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, तो हमने क्या देखा, यह पहली प्रकाश किरण आगे की तरफ बढ़ी, दूसरी प्रकाश किरण आगे की तरफ बढ़ी और दोनों की दोनों प्रकाश किरण जैसे जैसे इनके बीच की दूरी आगे जब बढ़ रहे थे इनके बीच की दूरी बढ़ रही थी। क्या हुआ कि इस केस में बालक, यह जो प्रतिबिंब की स्थिति है यह 2F1 के पीछे बन रही है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब की स्थिति में 2F1 के पीछे। ठीक, इसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, डॉट डॉट लाइन से एक दूसरे को काटें तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, जैसा कि हमने ऊपर बताया था, डॉट डॉट से काटेगा तो आभासी और सीधा होगा। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु छोटी सी प्रतिबिंब बड़ा सा, वस्तु छोटी सी प्रतिबिंब बड़ा सा, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक, यह बात समझ में आ गई होगी। यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक अवतल लेंस के किरण आरेख बनने के नियम। ठीक है, इसको चलिए देखते हैं होता क्या है। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, आइए हम समझते हैं। ठीक, यह हमारा एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस में यह हमारा O पॉइंट होता है जिसको प्रकाशिक केंद्र O बोलते हैं। यह हमारा F1 पॉइंट है यानी प्रथम मुख्य फोकस। यह हमारा 2F1 पॉइंट है। ठीक, यह हमारा F2 है द्वितीय मुख्य फोकस और यह हमारा 2F2 पॉइंट है। हमको क्या बोला गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जा रही है। यह हमारी प्रकाश किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब यह मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस से जब पहुंचेगी तो होगा इसका अपवर्तन और अपवर्तन के बाद यह इस प्रकार से अपसरित हो जाती है। अपसरित होने का मतलब क्या, ऐसे फैल जाती है।
ठीक, लेकिन क्या बोला गया है कि अपवर्तन के पश्चात लेंस के उसी ओर सिर्फ मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। इसका कहने का मतलब क्या कि लेंस के इसी की तरफ स्थित जो हमारा मुख्य फोकस है यह यहां से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बच्चा, यदि हम अपनी आंखों से यहां से इसको देखें तो हमको आभास होगा कि यह जो हमारी प्रकाश किरण है वह F1 बिंदु से आ रही है। यह हमारा है पहला नियम। फिर से सुनिएगा इसे, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो होता क्या है, वह अपसरित हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी आंखों से इसको देखते हैं तो हमको आभास होता है कि यह प्रकाश किरण F1 बिंदु से आ रही है। ठीक, यह पहला नियम आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं अपने दूसरे नियम को। हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, अवतल लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस F2 की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण, जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला गया है। यदि कोई प्रकाश किरण है और इसको हम द्वितीय मुख्य फोकस की ओर इस प्रकार से आपतित कर रहे हैं, ऐसा हमको लगे कि यह प्रकाश किरण किधर को जाए, द्वितीय मुख्य फोकस की ओर। हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण ली और इसको द्वितीय मुख्य फोकस की ओर लेंस में डाला, तो होगा क्या, जब यह लेंस के पास पहुंचेगा तो लेंस से होगा इसका अपवर्तन, और अपवर्तन के बाद यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक, द्वितीय रूल क्या बोलता है, जब किसी प्रकाश किरण को द्वितीय मुख्य फोकस की ओर आपतित करते हैं तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से सुनिएगा, हमने क्या बोला, जब कोई प्रकाश किरण द्वितीय मुख्य फोकस की ओर आपतित की जाती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम अपने तीसरे नियम को। तीसरा नियम क्या कहता है हमारा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या बोला, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसने क्या बोला है कि मान लो कोई एक प्रकाश किरण है जो O बिंदु से होकर इस प्रकार से जा रही है। ठीक, यह हमारी एक प्रकाश किरण जो O बिंदु से होकर जा रही है। जब यह लेंस के पास पहुंचेगी तो लेंस से इसका अपवर्तन नहीं होगा और यह सीधे अपने रास्ते जिधर से आई थी वैसे ही चली जाएगी, इसका अपवर्तन नहीं होता। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि यदि आप प्रकाशिक केंद्र O से प्रकाश किरण को गुजारेंगे तो उसका अपवर्तन नहीं होगा, वह जिस रास्ते से आ रही थी सीधे उसी रास्ते आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई होगी। फिर से सुनिएगा, जब किसी प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र O से पास कराते हैं तो यह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना अपना रास्ता बदले सीधे आगे बढ़ जाती है। ठीक, अब हम देखते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए ध्यान सुनिएगा, अवतल लेंस के द्वारा आपकी दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति होती है जिसमें आपका जो वस्तु है अनंत पर रखा जाता है, और जो दूसरी स्थिति होती है इसमें वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखते हैं। ठीक, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पहली स्थिति हमारी है जब वस्तु अनंत पर हो, तो यह हमने वस्तु को कहां पे रख दिया है, अनंत पे। अब हमको क्या करना है, हमारे पास तीन नियम है। कौन कौन से नियम है बच्चा, यहां पर हम बना दे रहे हैं छोटा सा डायग्राम आपके लिए। पहला नियम क्या था कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए,
नियम नंबर 1, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो हमने क्या बताया था आपको, तो यह लेंस से अपवर्तित होता है और अपवर्तित होने के बाद इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो F1 से आता हुआ प्रतीत होता है। यह नियम नंबर 1 था हमारा। नियम नंबर 2 आपको हमने बताया था। नियम नंबर 2 क्या था कि जब प्रकाश किरण F2 की ओर, यानी यहां पर हमारा F2 है या वो है या F1 है, ठीक है, F2 की ओर जब हम प्रकाश किरण को इस प्रकार से डालेंगे तो यह प्रकाश के जब F2 की ओर जाएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। यह हमारा दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या था हमारा, जो अभी अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा, वह नियम था कि जब प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र O, तीसरा नियम हमारा क्या था कि जब प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र O से गुजारेंगे तो यह बिना रास्ता बदले सीधा चला जाएगा। यह हमने अवतल लेंस से संबंधित 3 नियम पढ़े थे, ठीक है। अब इन 3 नियमों की सहायता से हम अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करना है, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पे रखी हुई वस्तु काफी बड़ी होती है। यह हम पिछली वीडियो में या फिर जो हमारी वीडियो चल रही थी इसी वीडियो में हमने आपको बताया कुछ देर पहले कि अनंत पे रखी हुई जो वस्तु होती है काफी बड़ी होती है, ठीक है। और उसके बाद अनंत से जितनी भी प्रकाश किरणें चलती हैं सब की सब एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो हमने एक वस्तु को अनंत पे रखा है और अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के समांतर चलेगी। यह हमारी पहली प्रकाश किरण है जो कि समांतर आ रही है, ठीक। तो हमने क्या देखा, ये जो प्रकाश किरण आ रही है यह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण F1 से पास करती है, ठीक है। तो यह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, इसका क्या होगा, अपवर्तन हो जाएगा और अपवर्तन होने के बाद यह आगे बढ़ जाएगी। लेकिन हमने क्या पढ़ा, जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये F1 से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, यह था हमारा पहला नियम। और क्या करते हैं हमको पता है कि सारी की सारी प्रकाश किरण अनंत से जो भी आएंगी सब की सब मुख्य अक्ष के समांतर ही आएंगी। चलिए दूसरी प्रकाश किरण भी ले लेते हैं। यह प्रकाश किरण भी क्या होगी, दूसरी प्रकाश, इस वाली प्रकाश किरण के समांतर आएगी। यानी ध्यान से देखें तो यह वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और समांतर जाने वाली प्रकाश किरण F1 से आती हुई प्रतीत होती है। जब इसका क्या हो गया बच्चा, अपवर्तन। अब जब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह F1 से आती हुई प्रतीत होगी। इसको सीधा करते रहे थोड़ा सा। कुछ इस प्रकार से ध्यान से देखिएगा, यह हमारी दूसरी प्रकाश किरण है। दूसरी प्रकाश किरण जब लेंस के पास पहुंचेगी तो लेंस से होगा इसका अपवर्तन, यह अपवर्तन हो गया। इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह जो प्रकाश किरण है यह F1 से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक। यह बात क्लियर हो गई। अब हमको क्या करना होता है, इनमें 3 चीजें बतानी होती हैं। पहली चीज क्या होती है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। दूसरी चीज क्या होती है बच्चा, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तीसरा क्या, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। चलिए ध्यान दीजिए, यह वाली प्रकाश किरण आगे इधर को जा रही है, यह वाली प्रकाश किरण आगे इधर को जा रही है। यानी जैसे जैसे यह आगे जाएंगी यह एक दूसरे से अपनी दूरी बढ़ाती हुई चली जाएंगी। इसका मतलब क्या, यह दोनों की दोनों प्रकाश किरणें आगे एक दूसरे को कहीं पर कट नहीं करेंगी, ठीक। तो जब यह आगे एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। अगर पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो F1 पे जाके काट ले रही है दूसरे को,
और जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम डॉट डॉट लाइन से बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जबरदस्ती क्यों ही लाइनें होती हैं। ठीक है, तो यह दोनों की दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को F1 पे काट रही हैं। और हमने आपको एक ट्रिक बताया था, ट्रिक क्या था, गाड़ी लाइन वाला और डॉट डॉट लाइन वाला। यदि गाड़ी से काटेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और डॉट डॉट से काटेगा तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। यही ट्रिक बताई गई थी आपको। तो यहां पर देखो, यह प्रकाश किरणें एक दूसरे को डॉट डॉट लाइन से काट रही हैं। जब डॉट डॉट से काटेंगी तो आभासी और सीधा बनेगा। सबसे पहले क्या लिखना है हमको, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कहां पर बना है, F1 पर बना है, तो यहां पर लिख दो F1 पर। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, डॉट डॉट से काटा है, देखो यहां पर डॉट डॉट से काटता है तो आभासी और सीधा बनता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, आभासी और सीधा। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, देखो यह मुख्य अक्ष के ना तो ऊपर है ना तो नीचे, सीधे मुख्य अक्ष पर ही बना है, यानी बिंदु के आकार का बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। ठीक, यह बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यदि मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपनी अगली स्थिति को। अगली स्थिति क्या हमने बताई थी कि अगली स्थिति में हम क्या करेंगे, वस्तु को अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में रखेंगे। तो यही बात यहां पर हमने लिखी है स्थिति नंबर 2 में, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच हो, यानी हमको यह हमारा अनंत है और यह हमारा प्रकाशिक केंद्र O है। ठीक है, यह हमारा प्रकाशिक केंद्र O है, इन दोनों के बीच में हमको कहीं पर भी वस्तु को रख देना है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमारी कोई एक वस्तु है और इसको हमने यहाँ पर इस प्रकार से रख दिया। कोई दिक्कत, फिर से सुनिएगा, हमने क्या किया कि हमारी कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को हमने प्रकाशिक केंद्र O और अनंत के बीच में रख दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसका प्रतिबिंब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, सबसे पहला काम कि पहले रूल को फॉलो करवाना। पहला रूल कैसे फॉलो होगा, या ध्यान देखिएगा, पहली प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के इस प्रकार से समांतर गुजार दो। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण F1 से आती हुई प्रतीत होती है। तो होगा क्या, इस केस में इस किरण का होगा अपवर्तन, और इसको जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह F1 से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, यह F1 से आती हुई प्रतीत होगी। यह तो था हमारा पहला प्रकाश किरण। दूसरी प्रकाश किरण क्या करते हैं, या तो दूसरे नियम को फॉलो करवा देते हैं या फिर हम तीसरे नियम को फॉलो करवा देते हैं। चलिए दूसरे नियम को ही फॉलो करवा लेते हैं, या फिर तीसरे नियम भी सही है, जो अच्छा लगे आपको फॉलो करवा लो। ठीक है, हमको तीसरा आसान लग रहा है, तीसरा नियम करवा ले रहे हैं। तीसरा नियम में क्या है कि प्रकाश किरण को O से गुजारना है और वो सीधी चली जाती है। तो वही काम करते हैं, हम प्रकाश किरण को O से गुजारते हैं, यह हमारी प्रकाश किरण है जो कि O के पास से होते हुए जा रही है, हम सीधा चली जाएगी। टेढ़ा कहाँ हो गया जी, यह हमारी प्रकाश किरण सीधे चली गई। ठीक, अब देखते हैं बच्चा हमारा प्रतिबिंब बन किधर रहा है। यह प्रकाश किरण, इनका मन है भाई साहब सीधे जाने का, ये सीधे जा रही है, और यह दूसरी प्रकाश किरण, इनको नीचे जाने का मन था, ये सीधे नीचे की ओर जा रही है। जरा बताइएगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी क्या एक दूसरे को काट पाएंगी? जाहिर सी बात है नहीं काट पाएंगी। क्यों नहीं काट पाएंगी? क्योंकि यह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, और इनके बीच की दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या, यह आगे कहीं पर भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। ठीक, जब आगे एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटती हैं तो हम इनको पीछे की ओर एक बार बढ़ाते हैं। तो यह पहली प्रकाश किरण, इनको हमने पीछे की ओर बढ़ाया, और ये दूसरी प्रकाश किरण O से जा रही थी, इसको भी हमने अज्यूम किया, मान लिया कि इसको हमने क्या किया गया है, पीछे की ओर बढ़ाया है। और जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक दूसरे को यह इस बिंदु पर काट लेती हैं, और जहां पर काटती हैं बच्चा, वहीं पर क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक, यह बात क्लियर हो गई होगी। हमने क्या बोला कि
जब प्रकाश किरणें आगे एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो उनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो यह प्रकाश किरण को हमने पीछे की डॉट डॉट से बढ़ाया, यह प्रकाश किरण सीधे जा रही थी, इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो वो अपने ही रास्ते पे फिर से पीछे बढ़कर आएगी और दोनों की दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट लेती हैं। और जब यहाँ पर काटेंगी तो यहीं पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है बच्चा? प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब बना कहाँ है? F1 और O के बीच में। तो यहां पर हम लिख देंगे F1 और O के बीच, F1 और O के बीच। ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? देखो ये डॉट डॉट लाइन है, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाए थे तो ये भी डॉट डॉट लाइन है, और जब डॉट डॉट लाइन से काटते हैं इस तरह से तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, और साथ में कैसा बनता है? सीधा बनता है गुरुजी। ठीक है, तो हम प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बना है? आभासी और सीधा बना है, आभासी और सीधा। ठीक, आभासी और सीधा बना है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है? आपसे क्या पूछा गया है? प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार कैसा बना है? वस्तु बड़ी सी है, प्रतिबिंब छोटा सा है। वस्तु बड़ी सी, प्रतिबिंब छोटा। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा। ठीक, यह बात क्लियर हो गई होगी। फिर से सुन लीजिएगा, हमने एक वस्तु लिया जो अनंत और O के बीच में रखी गई थी। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, समांतर जाने वाली प्रकाश किरण का अपवर्तन हुआ, इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो F1 से पास की। दूसरी प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र O से गुजारा और तीसरे नियम को फॉलो करवाया। तीसरा नियम बोलता है कि प्रकाशिक केंद्र O से जाने वाली प्रकाश किरण सीधे चली जाती है, तो यह प्रकाश किरण सीधे चली गई। और जब यह सीधे चली गई तो हमने देखा कि यह आगे की उधर जा रही है, ई भाई सब अपने आगे इधर की तरफ जा रही हैं। अब जैसे जैसे यह दोनों की दोनों आगे बढ़ेंगी, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी और इनके बीच की दूरी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या कि यह दोनों की दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को आगे कहीं पर काटेंगी नहीं। तब इन दोनों प्रकाश किरणों को हम क्या करते हैं? पीछे की ओर बढ़ाते हैं। यह प्रकाश किरण भी पीछे की ओर बढ़ा दिया हमने, ये जो आगे भाग के जा रही थी इसको भी पीछे की ओर बढ़ा दिया। दोनों की दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट ली, यहीं पर बन गया हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति हमने क्या बताई? F1 और O के बीच में बनाया गुरुजी, F1 और O के बीच में लिख दिया। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? डॉट डॉट से काटे था, डॉट डॉट से काटेगा मतलब आभासी और सीधा बन गया। फिर उसके बाद प्रतिबिंब का आकार कैसा है? वस्तु से छोटा है। क्या हमने बोला? क्योंकि वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब छोटा है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा हमने बोल दिया। ठीक, यह बात आपको, हमको लगता है आप पूरी तरह समझ में आ गई होगी। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। अब यहां पर जो बच्चा हमारा अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना होता है खत्म। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है? ध्यान से सुनिएगा। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसी ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उसके प्रकाशिक केंद्र O से लिए जाते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? जो आपने चिन्ह परिपाटी दर्पण में यूज की थी, वही चिन्ह परिपाटी आपकी लेंस में भी यूज की जाएगी। ठीक, जैसे कि आपने दर्पण में क्या किया था? वस्तु को आपने लेफ्ट साइड में रखा था और लेफ्ट साइड की सारी दूरियां माइनस में मापी जा रही थी और राइट साइड की सारी दूरियां प्लस में मापी जा रही थी। ऐसे ही वाई एक्सिस पे जो भी दूरियां थी वह प्लस में थी और नीचे वाई डैश की तरफ जो दूरियां थी वह हमारी माइनस में थी। वैसे नहीं समझ में आया तो इस तरह समझिएगा, हमने क्या सीखा था कि x और y, यहां पर होता है x डैश और यहां पर होता है y डैश। तो इधर की जो दूरियां होती है इसको प्लस की तरफ मापते हैं, इधर की जो दूरियां होती है माइनस। ऊपर की तरफ जो दूरी जाती है प्लस में और जो नीचे की तरफ दूरी होती है उसको माइनस में। तो हमारा लेंस में क्या बोला गया है? यदि मान लो हमने यहाँ पे एक लेंस बना दिया और लेंस में जो भी दूरी होगी वो आपकी प्रकाशिक केंद्र O से मापी जाएगी। यहाँ पे हमारा प्रकाशिक केंद्र हुआ था ना इस तरह से, यहां से हमारी सारी की सारी दूरी मापी जाएगी। तो दूरी मापने का मतलब क्या? यदि इधर को दूरी रहेगी तो माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, ऊपर गया तो प्लस, नीचे आया तो माइनस। ठीक है, यह बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद क्या बोला है? लेंस सूत्र क्या होता है?
लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस सूत्र को याद रखिएगा। इसमें हमने क्या बोला? लेंस सूत्र में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में बस एक फर्क होता है, प्लस और माइनस का। दर्पण सूत्र में आपको प्लस दिखाई देता है और लेंस सूत्र में यहां पर आपको माइनस दिखाई देगा, 1/v माइनस 1/u। इसके बाद है आवर्धन। आवर्धन इसका क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। यानी m इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा के वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ठीक, प्रतिबिंब की ऊंचाई इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, यानी हाइट को h से और इमेज को i से, hi से इसको दिखा सकते हो। प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज का मतलब hi से आप इसको लिख के दिखा सकते हो। इसके बाद हमारा है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई को आप ho से लिख सकते हो। वस्तु का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहां से हमारे पास m इज इक्वल टू का सीधा फार्मूला आएगा। m इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? hi अपॉन में ho। ठीक, इस बात को नोट कीजिएगा जल्दी से। ठीक, और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि m इज इक्वल टू जो होता है वह v अपॉन में u होता है। v अपॉन में u भी होता है। लेंस में आपने पढ़ा था कि इस v के जगह के साथ हमारा माइनस साइन भी आ रहा था। सॉरी, दर्पण में आपने पढ़ा था कि दर्पण में आपको इस v के साथ माइनस साइन दिखाई दे रहा था, बट यहां पर क्या होगा? लेंस में आपको v के साथ माइनस साइन दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर देखना m hi अपॉन में ho के बराबर है, यही m v अपॉन में u के बराबर है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं m इज इक्वल टू hi अपॉन में ho इज इक्वल टू v अपॉन में u। यह फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। अब हमारा अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता को ध्यान से देखिएगा कि लेंस की क्षमता क्या होता है। क्या बोला गया है? लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी हमारे पास लेंस है, वह लेंस प्रकाश किरणों को कितना ज्यादा एकत्रित कर रहा है या फिर कितना ज्यादा
फैला रहा है, उसकी वह जो क्षमता है उस क्षमता को बोलेंगे लेंस की क्षमता। फिर से सुनिएगा, कोई भी प्रकाश किरण कोई भी लेंस किसी प्रकाश किरण को कितना ज्यादा एकत्रित कर दे रहा है, यानी इकट्ठा कर दे रहा है, ठीक है। या फिर ऐसा हो कोई एक ऐसा लेंस जो प्रकाश किरण को कितना ज्यादा फैला दे रहा है, उसकी जो क्षमता है उसकी क्षमता को बोलेंगे लेंस की क्षमता। ठीक, लेंस की क्षमता जो होती है वह फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है उसको हम बोलते हैं डायोप्टर। ठीक है, इसको हम इस कैपिटल डी से दिखाते हैं। लेंस की क्षमता P जो है वो बराबर होती है 1 में F के। यहां पर जो F की जो वैल्यू होती है उसको हम मीटर में लेते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, यदि मान लो हमको मीटर में वैल्यू नहीं दिया है, सेंटीमीटर में फोकस दूरी दे दी जाए, तब लेंस की क्षमता कैसे निकालते हैं? तब लेंस की क्षमता के लिए हमारा दूसरा फार्मूला हो जाता है P इज इक्वल टू 100 में F। यहां पर जो F की वैल्यू होगी वो हमारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमको यह बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या बोला, लेंस की जो क्षमता है उसको 1 में F की जो वैल्यू होगी मीटर में होनी चाहिए, या फिर लेंस की क्षमता P जो है 100 में F, यहां पर जो F की वैल्यू होनी चाहिए सेंटीमीटर में होनी चाहिए। उसके बाद हमारा क्या है, नोट में बताया गया है लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह हमेशा धनात्मक होती है। कैसी होती है बच्चा? धनात्मक। धनात्मक का मतलब हमेशा प्लस में होनी चाहिए। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह कैसी होनी चाहिए? ऋणात्मक। ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या? हमेशा माइनस में होगी। फिर से सुनिएगा पूरी बात को। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को कितना ज्यादा एकत्रित किया जा रहा है, या फिर कितना ज्यादा अवसरित किया जा रहा है, या फिर फैलाया जा रहा है, उसकी जो क्षमता होगी लेंस की वह कहलाएगी लेंस की क्षमता। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या बताया, लेंस जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम का मतलब क्या? फोकस दूरी का उल्टा 1 में F के बराबर होती है। फिर अगला पॉइंट हमने बोला लेंस की क्षमता का मात्रक। क्षमता का मात्रक, मात्रक क्या होता है? इसमें देखिएगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। याद रखना है आपको, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। फिर उसके बाद लेंस की क्षमता बराबर 1 में F, वो भी मीटर में। जब फोकस दूरी मीटर में होगी तो यह वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो यह वाला फार्मूला लगा देंगे। कभी कभी लेंस की क्षमता का आपको डायोप्टर न दे के मात्रक कुछ और मात्रक दे देता है, तो दूसरा मात्रक आप यह भी याद रख सकते हो, इसका मात्रक मीटर इनवर्स। ठीक, या फिर तीसरा आपको यह भी दे सकता है सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। यह आपको लेंस की क्षमता का 3 मात्रक का ध्यान देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, दूसरा आपका है मीटर इनवर्स, और तीसरा आपका सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वह धनात्मक होती है, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वह हमारी ऋणात्मक होती है, यानी माइनस चार्ज वाली होती है। जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपने अध्याय के प्रश्नों को। ठीक, इन प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। हमने क्या बोला? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया है, ठीक है। कब पूछा गया बच्चा? यह यूपी बोर्ड के 2016 में प्रश्न आया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा इसको करना कैसे है। हमने अभी फार्मूला क्या पढ़ा लेंस की क्षमता का?
P बराबर 1 में F का मान कैसा होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। पहला तो यह पढ़ा, दूसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, P इज इक्वल टू 100 में F, और F का मान कैसा होना चाहिए, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर देखो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी कैसी है, सेंटीमीटर में। तो हम दूसरा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दूसरा वाला फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 100 में F का मान कितना है, 50 सेंटीमीटर। और हमने एक बात सीखी थी कि अवतल लेंस के लिए जो हमारा फोकस दूरी होता है वह माइनस होता है, यानी अवतल लेंस के लिए F का जो मान होगा वह माइनस का होगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पर हमारा क्या आ गया, माइनस 50 एकम 50, 50 दूना के 100। तो P का मान कितना आ गया, माइनस का 2 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है। नोट कर लीजिए इस बात को। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हल देखते हैं इसका। आप लोग हल में हमको क्या क्या चीज दी गई है। सबसे पहले क्या दिया गया है, अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी दी गई है। फोकस दूरी का मतलब F का मान दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और यदि अवतल लेंस रहेगा तो फोकस दूरी कैसी होगी बच्चा, आपकी माइनस होती है। फिर लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी U का मान, हमको वस्तु की दूरी दी गई है, U का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर। वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा माइनस में ली जाती है, ये हम जान चुके हैं। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी V की वैल्यू हमसे पूछ लिया गया है। तो हम V की वैल्यू निकालने के लिए लेंस सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। लेंस सूत्र क्या है हमारे पास, 1 में F इज इक्वल टू 1 में V माइनस 1 में U। 1 में F का वैल्यू कितना है, -30 इज इक्वल टू 1 में V का तो मान हमको निकालना ही है। 1 में U का मान कितना है, -15। ठीक, अब क्या करते हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर माइनस और माइनस मिलके क्या बना लिया बच्चा, प्लस बना लिया। यह प्लस का 1/15 इधर आएगा तो माइनस का 1/15 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 में V इज इक्वल टू 1 में माइनस का 13 ऑलरेडी है, यह माइनस प्लस वाला इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 में 15। फिर आगे देखते हैं, 1 में V इज इक्वल टू, यह देखो इस माइनस नीचे नहीं रहने देते, हमने इसको ऊपर कर दिया। अब देखो 30 और 15 का लसा लेंगे, यानी एलसीएम। 30 और 15 का एलसीएम हो गया 30। 30 से 30 को काटोगे, एक बार में कटेगा, एक का मल्टीप्लाई एक के साथ, तो -1 आ गया। बीच में माइनस है तो माइनस लगा लो। फिर 15 दुना के 30 दो बार में कटा, 2 1 कम 2 हो गया। 1 में V इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, सॉरी माइनस माइनस प्लस होता है, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 2 और 1 को जोड़ दो, कितना हो गया 3। माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस बटा के 30, काट दो इसको, 3 10 जा 30। 1 में V इज इक्वल टू कितना आ गया, -1 में 10। तो V की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास V की वैल्यू कितनी आ गई है, वहां से -10 सेंटीमीटर। ठीक, यह बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। यानी हमको अवतल लेंस दिया है और उसकी फोकस दूरी दी गई है, यानी F का मान हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। यह प्लस का है माइनस का, यह पता करने के लिए हमको लेंस बताएगा। लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी माइनस हो जाएगी। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखे, यानी हमसे U का मान जो है, यानी वस्तु की दूरी हमसे पूछ ली गई है, रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। V का मान हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। और आपको याद होगा कि अवतल लेंस में हमारे 2 ही प्रतिबिंब बने थे और दोनों के दोनों प्रकाशिक केंद्र O से लेफ्ट साइड में बने थे।
यानी ये हमारा लेंस, इस प्रकार से हमारा लेंस था और लेंस के यह प्रकाशीय केंद्र O से जो प्रतिबिंब बना था दोनों का दोनों इस साइड में बना था, यानी इधर को बना था, और इधर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, माइनस होता है। तो हमारा प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो माइनस में ली जाएगी। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हमको V का मान निकालना है, फिर से वही काम करेंगे हम लोग लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में F इज इक्वल टू 1 अपॉन में V माइनस 1 अपॉन में U। 1 अपॉन में F की वैल्यू है माइनस का 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन में V का मान है माइनस का 12 और माइनस 1 अपॉन में U। 1 अपॉन में U तो निकालना ही है, ठीक है। माइनस का 1 अपॉन में U इधर आएगा तो प्लस का 1 अपॉन में U होगा, तो इधर हमने इसको कर दिया प्लस का 1 अपॉन U। इधर हमारा 1 अपॉन में माइनस का 12, यह माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 20, यह माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको करते हैं प्लस का 1/20। अब यहां से U का वैल्यू निकालना है, तो 12 और 20 का एलसीएम ले लो। 12 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में U इज इक्वल टू 12 और 20 का एलसीएम होता है 60। 12 से 60 को काटो, 12 पच्चे 60, 5 बार में कटेगा, 5 एक कम 5 हो गया। माइनस का साइन है तो इसके सामने माइनस लगा लो, फिर प्लस है तो प्लस लगा लो। 20 से काटो, 20 तिहाई 60, 3 बार में कटा और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 एक कम 3 हो जाएगा। 1 अपॉन में U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 जाएगा 2, माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस बटा के 60। 1 अपॉन में U इज इक्वल टू 2 से कट रहा है क्या, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, यानी 30 बार में हमारे पास क्या गया, -1 अपॉन में 30। तो U की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल कितनी आ गई, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई होगी। हमसे क्या पूछा गया था, वस्तु की दूरी ज्ञात की थी, तो वस्तु की दूरी जो है -30 सेंटीमीटर है। जल्दी से इस चीज को नोट कीजिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। किसी लेंस की वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात 1:4 है। इस दशा में U तथा V में अनुपात बताइए। U और V में अनुपात बताना है, तो देखो हमको क्या दिया गया है, M का मान दिया गया है। M का मान हमको क्या पता होता है, फार्मूला इसका, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, यह फार्मूला हमारे पास होता है। इसको हम HI से दिखाते हैं और इसको HO से दिखाते हैं, यानी M इज इक्वल टू, हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, HI अपॉन में HO, और साथ में एक फार्मूला और पढ़ा था, M इज इक्वल टू V अपॉन में U वाला। तो यहां से M का जो फार्मूला हो जाएगा HI अपॉन में HO इज इक्वल टू V अपॉन में U हो जाएगा। तो ये हमने सारे फार्मूले M के पद में पढ़े थे। इसमें क्या बोला, वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात, यानी वस्तु की लंबाई U और प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई HO और प्रतिबिंब की लंबाई HI, इसका अनुपात दिया है 1/4, यानी 1/4, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है, HO जो है 1 है तो HI कितना है, 4 है। ठीक, तो हमको HI अपॉन में HO निकालना, तो इसको पलटी मार दो, HI अपॉन में HO कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 1। तो यही वैल्यू लाके यहाँ पे रख देते हैं। तो रखिए जरा इसको, HI अपॉन में HO रखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 1 V अपॉन में U। हमको क्या निकालना है, U तथा V में अनुपात। ये V U में अनुपात आया है तो हमको U और V में अनुपात, U का वैल्यू कितना है, 1 है, और V की वैल्यू कितनी है, 4। तो हमारे पास U रेशियो V कितना आ जाएगा, U का मान, U पहले आया है, U का मान कितना है 1, V बाद में है, V का मान कितना है 4। तो इसका अनुपात कितना हो गया, 1:4। ठीक है, 1:4 या फिर 1:4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए इस चीज को।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है। लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। कोई हमारे पास एक इस प्रकार से उत्तल लेंस है और इस उत्तल लेंस पे क्या बोला गया है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र O है। इस प्रकाशिक केंद्र O से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी यहां से कितनी दूरी पर बालक, 36 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र O से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है, यानी प्रकाशिक केंद्र O से दूसरी ओर, यानी इधर नहीं, अब की बार इधर बनेगा, दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी 36 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखे थे तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो हमारा 36 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरी ओर बनेगा। ठीक, यानी U का जो मान है हमारा माइनस का 36 हो जाएगा। अब प्रतिबिंब जो दूसरी तरफ बना है V का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 36। ठीक, तो आपसे क्या पूछा गया है, लेंस की फोकस दूरी यानी F का मान आपसे पूछ लिया गया है। इसके बाद क्या बोला है, आवर्धन यानी M का मान भी आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं हम सवाल को। यहाँ पर हल में हमारा क्या हो जाएगा, हल में सबसे पहले हमने क्या देखा, U का मान हमको दिया गया है कितना, माइनस का 36 सेंटीमीटर, V का मान हमको दिया गया है प्लस का 36 सेंटीमीटर, हमसे F का मान पूछ लिया है और M का मान पूछ लिया है। ठीक है, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, लेंस सूत्र वाला, याद ही होगा। लेंस सूत्र से लेंस सूत्र हमारे पास क्या है, 1 में F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो यहां से हमारे पास 1/F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/V। V की वैल्यू है प्लस का 36, माइनस है तो माइनस 1/U। U का मान कितना है, माइनस का 36। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, 1 में F इज इक्वल टू 36 और 36 का देखो माइनस माइनस क्या बना लेंगे, प्लस बना लेंगे। क्या, 1 में 36 माइनस माइनस प्लस बन गया 1 में 36। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, 1 में F इज इक्वल टू 36 का एलसीएम लेंगे तो 36 ही आएगा। 36 से 36 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में चला जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्लस है तो बीच में प्लस लगा लेते हैं। फिर 36 से 36 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया। तो ओवरऑल 1 में F इज इक्वल टू कितना होगा, 1 2 में 36। 1 में F इज इक्वल टू 2 से 36 को काट दो, 2 1 2 और 18 बार में 18 दूना के 36 होता है। ठीक है, तो वह हो गया 1 में 18, यानी F की जो वैल्यू आई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो F की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। ठीक, ये हमने फोकस दूरी निकाल ली। उसके बाद क्या बोला है, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, तो यहां पर लिखेंगे आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र हमने क्या पढ़ा है, m इज इक्वल टू HI में HO या फिर V में U। V में U किसके लिए पढ़े हैं, लेंस के लिए। ठीक, तो यही फार्मूला लगा देते हैं अब यहाँ पे, m इज इक्वल टू V में U। यहाँ पे V की वैल्यू कितनी हमारे पास है, प्लस का 36 लिख लेते हैं। U की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, माइनस का 36, तो माइनस का 36 लिख लेते हैं। 36 से 36 कट जाएगा एक बार में, हमारे पास कितना बचा, 1 बचा। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा लिया हमने, माइनस। तो रेखीय आवर्धन M का मान कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक, यह बात समझ में आ गई होगी, जल्दी से इस बात को नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है। वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी। देखिए क्या दिया गया है,
हमारे पास एक लेंस है जिसका नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी f की जो वैल्यू है वह 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए इसको हम प्लस में रखेंगे। इसके बाद क्या बोला गया है, जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना। जब यहाँ पर गुना शब्द लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना बच्चा यह आपका m का मान दिया गया है। m का मान कितना है, 1/3। m का मतलब क्या होता है, रेखीय आवर्धन। ठीक, तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन का मान दिया गया है 1/3। उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन जो होता है वो हमेशा प्लस में होता है। ठीक, तो हमसे क्या पूछ लिया गया है, वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी। तो वस्तु से दर्पण की दूरी यानी u का मान हमसे पूछ लिया गया है। चलिए इसको हल करते हैं। यहां पर देखिए, चूंकि m इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, v/u, और यहां पर हमारे पास देखो m की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/3। तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं 1/u इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 1/3। तो यहां से यदि हम v की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, u हमारा डिवाइड में ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यह बन जाएगा u/3। ठीक, इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको मान लेते हैं u/3 क्या इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। इसके बाद आगे देखिएगा, हम यूज करने जा रहे हैं लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला से लेंस की दूरी ना जी, हम दर्पण क्यों लिखते हैं यहाँ पे, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1/में f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही हमारा लेंस का सूत्र होता है, इसी फार्मूले पर हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 1/में f की वैल्यू कितनी है, प्लस का 20 है, यहाँ पर रख दिया हमने प्लस का 20। 1/में v की वैल्यू कितने निकाली हो इक्वेशन 1 से, u/3 निकाले हो, यहाँ पर u हो गया (3) माइनस 1/u। u का वैल्यू तो हमको निकालना ही है ऑलरेडी, तो u को u ही रहने दो। 1/20 इज इक्वल टू 1/में, यह 3 जो है डिवाइड में घूम के ऊपर चला जाएगा और 1 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो बन जाएगा 3/u माइनस 1/u। ठीक, u और u का लसर लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, u ही होगा। u से u को काटोगे एक बार में, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, u से u को काटोगे एक बार में, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 हो जाएगा। तो वहां यहां से हमारे पास कितना आ गया, 1/20 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 कितना होगा बालक, 2 होगा, 2/u। यहां से हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक, तिर्यक गुणा करने पे हमको क्या पता चलेगा, u का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो u हो जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत बालक यहाँ पे हमको, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 20 दूना के 40 सेंटीमीटर, सही तो है। एक सेकेंड रुक जाइएगा, एक सेकेंड देखिएगा बच्चों, उत्तल लेंस के लिए जो आवर्धन का मान होता है वो माइनस का होता है। ठीक है, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का मान -1/3 होता है। तो -1/3 का मतलब क्या, यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, और ओवरऑल यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। इसके बाद यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, -3 और -1, थोड़ा इसको हम लोग सही कर लेते हैं अब हम। ठीक है, तो यहां से हमको क्या पता चलता है, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4/u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से, u का 1 के साथ मल्टीप्लाई u होगा, और -4 का मल्टीप्लाई 20 के साथ, तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, -80 सेंटीमीटर। ठीक है, यह बात जल्दी से नोट कीजिए। हमने क्या बोला
कि f की वैल्यू जो होगी यहाँ पे प्लस का 20, उत्तल लेंस है तो m का मान जो होगा माइनस में होगा, ठीक है। 1/3 माइनस का हो गया, u की वैल्यू निकालनी थी, आवर्धन का फार्मूला लगाया m इज इक्वल टू v अपॉन में u, और हमको पता है m का मान कितना है -1/3, 1/3 हमने रख दिया। इस तरह से हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, -u/3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, लेंस सूत्र अप्लाई कर देते हैं। लेंस सूत्र हमारे पास क्या है, 1/20 इज इक्वल टू 1/v, v की जगह पे यहां से v की जगह पे -u/3, तो v की जगह पे हमने रख दिया -u/3 और फिर उसके बाद -1/u है। अब ये जो 3 डिवाइड में घूम के ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, माइनस को नीचे नहीं रखते ऊपर भेज दिए, -3/u बन गया। अब देखो u और u का लसा लिया, एलसीएम u हो गया, u से u को डिवाइड करो, ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, u से u को काटोगे एक बार में कटेगा, एक का मल्टीप्लाई -3 के साथ -3 हो गया। ऐसे ही u को u से काटो, एक बार में कटेगा, एक का मल्टीप्लाई 1 के साथ -1 हो गया, -3 -1 -4 हो जाता है, ठीक है। तो 1/20 इज इक्वल टू -4/u हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने पर u की वैल्यू कितनी आ गई, -80 सेंटीमीटर। आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल की वीडियो में अब हम अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय।